तो आसिफ जट साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका ये सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ और आपने क्या प्लान कर रखा था कि मीडिया को ही चूज करना है, या ये एक बाय इंसिडेंटली आप इस फील्ड के अंदर इन हुए? ना तो मेरी शक्ल मीडिया वाली है, ना पर्सनालिटी, और ना ही उठना बैठना मुझे मीडिया के लोगों की तरह आता है। ये एक मुकम्मल हादसा था। इस हादसे के जिम्मेदार लोग बड़े काबिल और बड़े आला ओहदों पर फाइज रहे अपने अपने वक्त में, और आज भी हैं। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं मीडिया पर आऊं या मीडिया पर्सन बनूं, और शायद मैं हूं भी नहीं। तो इसीलिए मैं अपने आप को इसमें आज भी एक अनफिट सी चीज़ ही समझता हूँ। खुद को मैं ज़रा इस फील्ड में ठीक नहीं समझता। अगर आपकी पसंद का ये जॉनर नहीं था जिसमें आप अभी अपने आप को मिसफिट्स अभी तस्लीम कर रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें आपकी देखी भी हैं और बहुत कुछ मैंने सीखा भी है इन चीज़ों से। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका एक विजन क्या था जिसको लेके आप चलना चाह रहे थे। तो आप कह रहे हैं कि यार इसमें तो मैं फिट नहीं था। आपकी इनरली फील क्या थी कि आप क्या बनना चाह रहे थे? अब जो बन गए हैं वो तो हैं, तो क्या टारगेट क्या था आपका? जी, मैं सारी ज़िंदगी सिंगर बनना चाहता था। सिंगर बनना चाहते? इस फील्ड में आने से पहले, यानी 2015 से पहले तो मैं सिंगर ही बनना चाहता था। लेकिन एक दिन ऐसे ही बैठे हुए अचानक दिल में ख्याल आया कि मुझे गाना नहीं गाना, और वो 2016 था। 2016 से लेके आज तक फिर मैंने पब्लिकली, यानी कभी किसी कॉन्सर्ट में, कभी किसी ऐसी जगह पे, किसी शो में, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गाना नहीं गाया। तो वो जब तब्दीली अपने अंदर महसूस की तो कुछ तो करना था, तो फिर बातें करना शुरू कर दी। बातें गाने से ज़्यादा लोगों को पसंद आ गई, तो बस ऐसे ही चल गए। लोगों ने कुछ देख लिया, और कोई परफेक्शन नहीं है ना किसी इंसान में हो सकती है। परफेक्शन वाला इंसान थोड़ी होता है, कमियों वाला इंसान होता है, और हम वही हैं। आसिफ जट साहब, मुझे ये बताएं कि मीडिया के साथ साथ रूहानियत से बड़ा शगफ है आपको। मैं बहुत सी किताबें आपकी देख रहा हूँ, बैक पे आपने माशाल्लाह इनको देखा भी है। पर्सनालिटीज जिन बस रखी हुई नहीं है, इंटरव्यूज भी आपने कंडक्ट किए हैं ऐसे लोगों को। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कितना रिलाई करते हैं? क्या वो आपको कहीं रिफ्लेक्ट करती है इस मीडिया के अंदर आने के बाद? आपको लगा कि नहीं यार, मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब नॉर्मली ये दो जॉनर्स अलग अलग होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक? ये रूहानियत के ऊपर भी बहुत से ऐसे रहनुमा आए हैं आपके पास, मुफक्कर आए हैं, दीनी मुफक्कर, जो दीन के बड़े जाने पहचाने नाम हैं, वो उनके भी इंटरव्यूज आपने कंडक्ट किए हैं, और बड़ा अच्छा माशाल्लाह आपका इल्म उसमें भी बड़ा अच्छा था। तो उनके किस तरीके से दोनों चीज़ों को लेके चलता? कोई भी इंसान होता है वो मल्टीटास्किंग ही अल्लाह ने उसे बनाया। बेवक्त वक्त हम बहुत सारे काम आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, और रूहानियत कभी भी आपको किसी चीज़ से रोकती नहीं कि आप बेशक चाह के ये ना करें और वो ना करें। और मैंने जिन लोगों में बहुत ज़्यादा रूहानियत देखी, वो दुनिया के ऐसे शोबों से वाबस्ता लोग हैं कि जिनसे लोग उम्मीद रख ही नहीं सकते कि ये रूहानी, यानी मेरे जो उस्ताद हैं, रूहानी जो उस्ताद हैं जिनसे मैंने रूहानियत की अलिफ बे सीखी है, उनके मुंह पे दाढ़ी ही नहीं है। अच्छा। और वो एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। नोबडी नोज दैट कि उनके पास भी कोई रूहानियत हो सकती है। तो ये रूहानियत का सीधा सीधा सा मतलब बस यही है कि आप अपने क्रिएटर के करीब होने की कोशिश करते रहते हैं या उससे मोहब्बत करते हैं, दैट्स इट। और उसमें आप फिर जो भी रास्ता इख्तियार करें, तो न सिर्फ आसिफ जट बल्कि मैं समझता हूँ कि दुनिया का हर इंसान, चाहे वो मुसलमान है चाहे नहीं है, कहीं ना कहीं अपने क्रिएटर की तरफ उसको वो खिंच रहती है, वो सफ़र करता है। उसी सफ़र का नाम रूहानियत है। जारी और सारी है, इसमें हमने कोई तीर नहीं मारा, कुछ भी हासिल नहीं किया ऐसा कि मैं आपको बता सकूं। जट साहब बड़ी सूझी पर्सनालिटी के मालिक हैं, लेकिन बचपन कैसा गुजरा आपका? बचपन में आप कैसे थे? शरारती थे कभी? आप तो माशाल्लाह। बचपन को कुछ ऐसी याद जो बहुत सारी यादें हैं। जब बचपन का जिक्र आता है तो बहुत कुछ याद आता है। इतना तवील मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को मेरा बचपन सुनने में
अपना वक्त ज़ाया करना चाहिए। लेकिन मैं एक मुख्तसरन आपको ये बता दूं कि अगर हम इस वक्त बचपन में, मेरे बचपन में बैठ के ये बातें कर रहे होते तो शायद आपका सर मैं फाड़ चुका होता इस बार। क्या जुनून थे आप, बहुत शरारतन थे या क्या? शरारतन या कुछ भी। अच्छा, ऐसे सवाल पूछने पर। अच्छा, तो आसिफ जट साहब का ये सफ़र जनाब, मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत से लोग आपसे कुछ सीख के, बहुत सी उनके अंदर ये चीज़ है कि जज्बा पैदा होता है कि यार हम भी वही बनना चाहते हैं, एज अ एंकर पर्सन बनना चाहते हैं, या आसिफ जट की तरह किस तरीके से हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कोई ऐसा सीगा, कोई ऐसी सीढ़ी, कोई ऐसा जीना जिसको तय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या ज़रूरी है उन लोगों के लिए, क्या मशवरा है आपका? कोई भी दुनिया का शख्स आसिफ जट नहीं बन सकता, ना ही कोई दुनिया का शख्स आफ्ताब क्या नहीं बन सकता है। अल्लाह ने हर इंसान को उसकी अपनी सलाहियतों के साथ मुनफरिद पैदा किया है, और वो इंसान वही बने जो अल्लाह ने पैदा किया है, उसी में उसके लिए बेहतरी है। हम इस दुनिया में खज्जल ख्वार होते ही इसीलिए हैं कि हम वो बनना चाहते हैं जो कोई और है, जो कि आप नहीं बन सकते। इसलिए आसिफ जट कोई भी ना बने, ना बनने की कोशिश करे। ना ही आसिफ जट ने कोई ऐसा तीर मारा है, ना मैं टीपू सुल्तान हूँ, ना मैं महमूद गजनवी हूँ, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, और मेरे जैसा बनने की ज़रूरत ही क्या है। आप वो बने जो अल्लाह ने आपको बनाया। और मैं अलबत्ता 100% आपको ये ज़रूर कहूँगा कि मैं वो बना हूँ, मैंने उसी को अचीव करने की कोशिश की है जैसा मुझे अल्लाह ने बनाया। मेरे अंदर गुफ्तगू के स्किल्स जो हैं वो अल्लाह करीम ने नुमायाँ पैदा किए हैं, और मैं उन्हीं का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर एहसन तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। और अल्लाह करीम ने उसी में रोज़गार भी पैदा किया है, वो भी बड़ा अच्छा सिलसिला चलता। तो हर इंसान वो बने जो उसे अल्लाह ने बनाया, कोई आसिफ जट क्यों बनेगा। सही। ये इतनी ठहराओ, इतना अपना गुफ्तगू के अंदर, और बड़ी रवानी, और कह सकते हैं कि किसको बहुत ज़्यादा पढ़ा आपने, किसको बहुत ज़्यादा सुना। ऑब्वियसली कोई ना कोई आइडियल ज़रूर होता है। आपके कौन आइडियल थे जिनको देख के आपने ये अपने अंदर चीज़ें पैदा की या आज तक लेके चल रहे हैं? कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके साथ हो। हर प्रोडक्ट के पीछे कुछ बनाने वालों का हाथ होता है। मुझे जी किसी को पढ़ने का शौक़ नहीं था, अब मुख्तलिफ लोगों को पढ़ता हूँ। मेरी सबसे पसंदीदा किताब जो है वो कुरान मजीद है, उसी को पढ़ने का शौक़ है। उसके अलावा कोई और किताब जो है मुझे इतना भाती नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़, किस शख्सियत से मुतासिर थे? किसी से भी नहीं। किस जैसा बनना चाहते थे? किसी जैसा नहीं, कभी भी किसी जैसा नहीं बनना चाहता था। और एक इंतहाई बुरा शख्स हर इंसान होता, मैं था भी, हूँ भी, रहूँगा भी, इंसान हूँ। ये जो आज आप जिस आसिफ जट से मुलाकात कर रहे हैं, ये कुछ 10 साल पहले ऐसा नहीं था। सब 90 डिग्रीज के ऑपोजिट कह ले। मैं वन व्हीलिंग करता था, मैं गाने गाता था, मैं वो कानों में बाली पहन लेना, ऐसी पर्सनालिटी थी मेरी, जैसे एक फंकी लड़के होते हैं। ये जो तब्दीलियां हैं ये सिर्फ एक निगाह का असर है। बस एक दरवेश, एक फ़कीर, एक दफ़ा उन्होंने आंख भर के मेरी तरफ देखा और मुझे अपने पास बैठने का मौका दिया, और मैं उनके पास बैठा, और उसके बाद मैं जो आज हूँ मैं ऐसा ही हूँ। बस मतलब कुछ ऐसा था जो मैं यही पूछना चाह रहा था कि कुछ तो मैंने बताया लाइफ का ये वही यही है टर्निंग पॉइंट। अब वो कैसे किया उन्होंने, क्यों किया, ठीक है, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ऐसे ही चाहते थे कि मैं, और मैं ये, अच्छा, और जो आज हूं तो उसमें कोई काबिलियत नहीं, कोई अच्छा काम नहीं, कोई बेहतरी नहीं। बस ये है कि पहले वन व्हीलिंग करते थे, अब नहीं करते। सही। पहले गाने गाते थे, अब नहीं गाते। समझे? बिल्कुल सही। पहले लड़कों के साथ घूमते थे, फिरते थे, गायब हो जाते थे घर से, अब घर वालों को टाइम। बस ये कोई ऐसी तब्दीलियां नहीं हैं कि जिनको इंसान कह सके कि वो इंसानियत के लिए हमने कुछ कर दिया, पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिया, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ कह लें कि अपनी ज़ात के अंदर ही कोई 1-2% कोई इंसान जो है वो
अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज़ भी बड़ी हैरत हुई, आपने ये जो भी पसे पर्दा जो बात बताई कि वो आप अनवेलिंग भी करते रहे, आपने बाली भी पहने, या मतलब जो पर्सनैलिटी आपकी अभी है, जो ग्रूम, जब मैं मिला हूँ आपके साथ, जब हम लोगों की मुलाकात हुई, आप दैट टाइम तो खैर ये चीज़ें शायद लीव कर चुके थे। सो मैं यही चाह रहा था कि ये चीज़ें हम आपके बारे में पूछना चाह रहे थे कि यार आप क्या पैदाइशी ऐसे थे, ऐसी पर्सनैलिटी के मालिक थे, या ये चीज़ें सोसाइटी ने कुछ सिखाई आपको, या जो पहले थी जो आप है? अभी तो माशाल्लाह काफ़ी, अभी के बारे में पूछ रहा हूँ क्योंकि पहले तो आपने बताया जो कि पहले था वो भी सोसाइटी का तोहफा था, जो अब है ये भी तो सोसाइटी का ही तोहफा है। सोसाइटी का तोहफा है। इंसान खुद तो कोरे कागज ऐसा होता है, माशरा जो उस पर लिखता है वो वैसा बन जाता है। बस ये याद रखें कि बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो लिखाई से भरे हुए कागज को दोबारा अंडू करके सफेद करें और किसी को मौका दें कि इस पर कुछ लिखे। मैं साबिक चीफ जस्टिस अनवारुल हक साहब के पास था, इंटरव्यू कर रहा था, और उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ने की, सीखने की, तुर्की के अंदर। तो जब वो चीफ जस्टिस थे, उसके बाद जब वो रिटायर हुए तो फ़ौरन चले गए, जाके उन्होंने कहा तुर्की में मैंने मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ना है। और वहाँ पे जाके किसी उस्ताद को जब ढूंढा और पढ़ने लगे तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को देखकर कहा कि आपके अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ भर चुका है, आपको रोमी नहीं सिखाया जा सकता, गो एंड अनलर्न। ओके, एंड ही केम बैक टू पाकिस्तान। आई डोंट नो हाउ डिड ही मैनेज टू अनलर्न, एंड देन ही वेंट बैक, और फिर ये सारा सिलसिला। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो है खाली भी रखें कुछ हिस्सा जिसपे कुछ नहीं, जब तक खाली नहीं होगा तब तक भरेगा नहीं, आपके कहने का मतलब ये कुछ नया भी लिखा जा सके। चले, बहुत अच्छा रहा जनाब, ये आपके साथ गुफ्तगू का जो सिलसिला था, छोटा सा एक पार्ट रखा हमने कि आप के बारे में थोड़ा, मैं भी क्रेविंग थी, क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आपके बारे में ये क्या आपको ही है। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए आई गेस। और ये क्यूरियोसिटी आपकी ही खत्म होगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए, मुझसे रिलेटेड जितने लोग हैं, जो लोग शायद जानना चाहते हैं, ऑब्वियसली मैं ये चाहूँगा कि लोग जो देखें वो फीडबैक लाजमी दें, बताएं ज़रूर कि आप के मन में अगर कोई सवाल है। ऑब्वियसली मैं ये चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अगर हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ सवाल मेरे रह गए हैं तो हम लोग ज़रूर पूछेंगे आसिफ जट से। लोग लिखें और आप ज़रूर पूछिएगा। ज़रूर पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ जट आपके टाइम के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।